Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। हमने एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं जिस पे बेस्ड होते हैं हमारे नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स, और राउटिंग एक्चुअल में कैसे होती है वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं इस वीडियो से। मेनली हम लोग 3 प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, RIP, OSPF एंड BGP। तो RIP और OSPF जो है वो इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल्स हैं और जो BGP है वो इंटर डोमेन प्रोटोकॉल है। तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं पहला जो हमारा प्रोटोकॉल है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो हमारा पहला है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP। सबसे मतलब बोलूँ तो सिंपलेस्ट में बोलूँगा समझने के लिए यही है आपके पास अभी, क्योंकि ज़्यादा कुछ आपने पढ़ भी लिया है DVR में और उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब इंट्रा डोमेन क्या होता है वो आप पहले जान चुके हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में ही काम करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। सेम AS के अंदर ही होगा, उसके नेटवर्क्स के अंदर होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस वेक्टर पे बेस्ड है। ये जो मैट्रिक यूज करता है उसका नाम है हॉप काउंट। अब हॉप काउंट मैंने बताया है आपको कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कूदने के लिए जितने हॉप्स लगते हैं ना, मतलब उसको हॉप काउंट बोलते हैं। अब यहां पर एक राउटर से अगर मुझे पैकेट पहुंचाना है उसके इमीडिएट कनेक्टेड नेटवर्क पे, तो उसको एक हॉप लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो उसको डायग्राम से देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हॉप्स को हम लोग काउंट करते हैं, उसके कॉस्ट को डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से। फिर हम लोग टेबल को अपडेट करते हैं कि जिसका हॉप काउंट कम है वो पाथ हम लोग चूज करेंगे। तो सिंपली हॉप काउंट से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा पाथ बेटर है। बहुत सारे प्रोटोकॉल, तो सिंपली हॉप काउंट से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा पाथ बेटर है, इरिस्पेक्टिव की उसके परफॉर्मेंस फैक्टर्स क्या हैं। क्योंकि एक लिंक होता है ना, लिंक की कुछ केबलिंग मतलब जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से कुछ परफॉर्मेंस होती है, बैंडविड्थ होती है, लेटेंसी होती है, और बहुत सारे डीले वगैरह यूज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे डीले वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर एक्सटर्नल नॉइज़ भी आती है सिग्नल पे। तो ये सारे फैक्टर्स देखे नहीं गए हैं यहाँ पे RIP में, सिर्फ हॉप काउंट देखा गया है। तो इतना एफिशिएंट नहीं है ये, मतलब कैलकुलेट करने के लिए अगर बहुत ही एक्यूरेसी की बात करें तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसने हॉप काउंट लिया है, तो ये भी है एक फैक्टर उसके लिए। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि 15 मैक्सिमम नंबर होता है DVR के केस में, तो यहाँ पर भी वही है। तो 15 के ऊपर अगर आप यूज़ करते हो नंबर तो वो इन्फिनिटी माना जाता है। मतलब वो ये बोल देता है, मतलब जो टेबल है वो ये बोल देता है कि मतलब मुझे वहाँ तक का लिंक नहीं मिल रहा। 16 का मतलब वो होता है। तो अगर 15 से ज़्यादा हॉप्स हैं आपके AS में तो RIP वहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, कोई और प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने जैसा बोला था कि हॉप कैसे लेते हैं हम लोग, हॉप कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि N1 एक नेटवर्क है मेरा एक AS में, उससे मुझे N4 तक जो उसी AS में है मुझे पैकेट भेजना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब N1 से N4 कितने हॉप्स हैं? अब ठीक है, मैंने बोल दिया कि एक N से दूसरे N तक जाने के लिए हॉप काउंट 1 होता है। तो यहाँ पर 4 नेटवर्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 हॉप्स लगेंगे। जी नहीं, 4 नहीं 3 लगेंगे, क्योंकि N1 से N2 एक हो गया, N2 से N3 एक, फिर N3 से N4 एक, तो 3 हॉप्स लगेंगे मुझे N1 से N4 पहुंचने के लिए। अब सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होगा? यहाँ पर जो पाथ है वो तो सिंपल एक ही पाथ दिख रहा है मुझे, कोई और पाथ है नहीं, 3 राउटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है वहीं से जाना पड़ेगा। अब जो नियरेस्ट है वो N3 है और जो मतलब सबसे दूर है वो N1 है। तो इससे आप कैलकुलेट कर लो, समझ लो कि हॉप्स वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जो राउटर से नेटवर्क कनेक्टेड है अगर उसको पैकेट भेजना है तो भी एक हॉप लूंगा मैं, ठीक है, उसको एक हॉप बोलेंगे। तो उसके हिसाब से जो टेबल्स हैं, जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट होगा। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल, मैं यहाँ पर राउटिंग टेबल और फॉरवर्डिंग टेबल को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। राउटिंग टेबल क्या होता है? वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि वो पाथ डिसाइड करेगा, मतलब जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स लग रहे हैं ना उनसे जो डिसीजंस हो रहे हैं वो डिसीजन लेगा और हमको बताएगा, और बता के ये क्या करता है, फॉरवर्डिंग टेबल में वो एंट्री स्टोर करता है जो हमको एक्चुअल में पैकेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो एक्चुअल पैकेट ट्रांसमिशन हमारे फॉरवर्डिंग टेबल से होता है, और जो डिसीजंस होते हैं राउटिंग के, मतलब किस कहाँ से जाना चाहिए और अपडेट कब होना चाहिए और डिसाइड कैसे करूँ मैं कि अपडेट होना चाहिए कि नहीं, और जो शॉर्टेस्ट है वो किस बेसिस पे होगा, वो सारा राउटिंग टेबल देखता है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेन्स में होता है, वो कंट्रोल प्लेन होता है, फॉरवर्डिंग प्लेन अलग होता है,
तो डिफरेंस है दोनों में। मान लेते हैं कि देखो ये जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क था इसके हिसाब से मैंने फॉरवर्डिंग टेबल बनाया हुआ है आरआईपी में। अब यहाँ पर देखो 3 राउटर्स हैं, तीनों के अलग अलग फॉरवर्डिंग टेबल्स बने होंगे। अब जो इमीडिएट हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, उनके बारे में आपको सबसे पहले पता होगा। जब भी राउटर बूट करेगा तो उसके फॉरवर्डिंग टेबल में आपके इमीडिएट कनेक्शंस का बाय डिफॉल्ट पहले से एंट्री होगा। देखो N1 और N2, ये R1 को पता है कि N1 और N2 तक जाने का कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये देखो कॉस्ट क्या है और किसके थ्रू जाना है। तो R1 को पता है कि N1 और N2 तक जाने का कॉस्ट 1 है और किसके थ्रू जाऊं, मैं किसी के थ्रू नहीं जाऊंगा, मेरे ही थ्रू जो है वो बेस्ट पाथ है, तो वहां पर डैश होगा। ये जो फॉरवर्डिंग टेबल्स है ना, ये फाइनल वाले हैं, मतलब पूरा प्रोटोकॉल चल गया, सारे डिसीजन, सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, उसके बाद बना हुआ है, इसलिए चारों की एंट्रीज हैं। बूट की बात कर रहा हूं तो वो पहले N1 N2 ही पता होगा उनको, फिर R2 को N2 और N3 के बारे में पता होगा, और फिर R3 को N3 एंड N4 के बारे में ही पता होगा। जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी ना, तो ये लोग पता करेंगे कि दूसरे नेटवर्क्स पे जाने के लिए क्या पाथ है और कॉस्ट क्या है उसका। तो ये समझ लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि जो R1 है उसके लिए N3 तक जाना है उसको, तो उसको कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा। देखो ये है आपका R1 सॉरी, ये आपका R1 है, इसको जाना है N3 में। तो इसको कहां पर, मतलब नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा इसके लिए, R2 होगा ये यहाँ पे। और कॉस्ट क्या होगा, 2 हॉप्स, जाहिर सी बात है। तो ये 2 हॉप्स है और फिर ये R2 है। N4 तक जाना है तो भी R2 से ही जाएगा नेक्स्ट हॉप जो है, और उसका कॉस्ट होगा 3। तो ऐसे करके पूरा टेबल बना हुआ है। तो ये टेबल आपको पढ़ना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। यह 3 मेन एंट्रीज होती हैं आपके फॉरवर्डिंग टेबल में, कि कौन से नेटवर्क पे जाना है, उसके लिए मुझे कौन सा राउटर चूज करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट क्या होगा। ये एंट्रीज अपडेट कब होती हैं, जब राउटिंग टेबल अपना काम करता है। अब यहां पर इंप्लीमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। आरआईपी का इंप्लीमेंटेशन मैं यहां पर बता दूं आपको कि आरआईपी जो है वो फॉरवर्डिंग टेबल्स बनाता है नेटवर्क लेयर पे, लेकिन वो काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। जैसा मैंने बोला था कि जो राउटिंग टेबल्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे। लेकिन जो फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है ना, आपको पता है, आप जानते हो, मैंने खुद बताया हुआ है कि राउटिंग नेटवर्क लेयर पे होती है, ठीक है। मैं अभी भी बात से मुकर नहीं रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डिसीजंस हैं, जो राउटिंग टेबल है, कंट्रोल प्लेन है, वो एप्लीकेशन लेयर पे आरआईपी कर रहा है। जैसे कि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी की सर्विसेज यूज करता है, फिर जो टीसीपी है वो राउटिंग के लिए आईपी का यूज करता है। तो वैसे ही है, लोअर जो लेयर्स होती हैं वैसे कि वो अपने अपर लेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है, आरआईपी को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है आईपी का, जो राउटिंग कर रहा है नेटवर्क लेयर पे। तो ये एक यूडीपी सर्विस है जो पोर्ट नंबर 520 पे काम करती है, और ये इसके 2 वर्जन्स हुए हैं। आज जो वर्जन यूज हो रहा है आरआईपी वर्जन 2, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वर्जन 1 डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसका पैकेट फॉर्मेट, या जो शेयर होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो यूज होता है पैकेट, मैसेज बोल सकते हो आप इसको, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसे कि आईपी पैकेट या टीसीपी सेगमेंट का जो फॉर्मेट होता है, वैसे यहां पर भी है। क्या क्या शेयर हो रहा है वो देख लो। कमांड, यहाँ पर कमांड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 और 2 का, यहाँ पे इसमें नंबर आएगा। 1 का मतलब है रिक्वेस्ट, 2 का मतलब है रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप अभी बूट हुए हो, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे ना बाकी राउटर्स के लिए, अपने नेबर्स के पास आप रिक्वेस्ट करोगे कि मैं भी बूट हुआ हूं और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको पता है वो दे दो, तो वो रिक्वेस्ट पे होता है। रिस्पांस मतलब ये सोलिसिटेटेड हो सकता है या फिर अनसोलिसिटेटेड भी हो सकता है, कि आपको किसी ने बोला नहीं है लेकिन फिर भी आप भेज रहे हो, तो वो मतलब अनसोलिसिटेटेड होगा। लेकिन आपको अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप भेज रहे हो उसको रिस्पॉन्स, तो वो सोलिसिटेटेड होता है। ये 2 टाइप्स का हो सकता है। उसके बाद वर्जन है, अभी करंट कौन सा यूज हो रहा है, वर्जन 2 है। फिर कुछ रिजर्व्ड बिट्स है वहाँ पे जो यूज़ नहीं होती हैं अभी। फैमिली, यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, नेटवर्क लेयर और जो टीसीपी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका वैल्यू 2 होता है। फिर टैग है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑटोनोमस सिस्टम की, उसके बारे में कुछ पता करना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, उसके नंबर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस, यहाँ से ये जो 4 फील्ड्स है ना 32 बिट की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको पता है कि जो फॉरवर्डिंग टेबल है उसमें 3 एंट्रीज होती हैं। डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री होती है, तो वही एंट्री, वही नंबर, जो एड्रेस है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद सबनेट मास्क, उस नेटवर्क का जो प्रीफिक्स लेंथ है वो क्या है, वो भी यहाँ पर डाला जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री होती है, नेक्स्ट राउटर की, तो नेक्स्ट राउटर का एड्रेस पता करना पड़ेगा ना, तो वही यहाँ पर नेक्स्ट हॉप एड्रेस है। उसके बाद डिस्टेंस, जो कॉस्ट है, जो नंबर ऑफ हॉप्स हैं,
तो डिस्टेंस वही होता है। तो मतलब ये जो 3 एंट्रीज आपको दिख रही है ना, वही 3 एंट्रीज यहां पर भी ये भेजा, मतलब यहां पर भेज रहा है। कोई बड़ी बात नहीं समझना, सिंपल सी बात है। उसके बाद एल्गोरिथम यहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चलो डीवीआर आपने समझ लिया कि शेयरिंग होती है फिर अपडेट होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर भेजा नहीं जाता है यहाँ पे, जो हमने वहां पर भेजा था कि ए का ये होगा, मतलब 1 डायमेंशनल एरे है, उस टाइप का नहीं होता है। तो अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे हो तो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए ना वो। तो पूरा का पूरा जो आपका फॉरवर्डिंग टेबल है वही आप भेज देते हो जिसको, जो आपका नेबर है उसको। और वो जो नेबर है आपके जितनी भी एंट्रीज है आपके टेबल में, वो उन एंट्रीज में एक हॉप ऐड करके अपने फॉरवर्डिंग टेबल में स्टोर कर लेता है, जो एंट्रीज यूनिक हैं, जो पहले से नहीं है उसके पास, ठीक है। एक हॉप ऐड क्यों करता है, आप जानते हो कि अगर मेरे सामने वाले को पहुंचने के लिए अगर 3 हॉप्स लग रहे हैं, तो मेरा जो डिस्टेंस है सामने वाले से वो 1 है, तो अगर उसको 3 लग रहा है तो मेरे को 4 लगेगा, इसीलिए ऐड करता है वो 1 हॉप। उसके बाद रिसीव्ड राउटर, जो जिसको ये पैकेट रिसीव हुआ, ये वाला मैसेज रिसीव हुआ, अगर उसको अपडेट करना है तो उस अपडेट करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। आपको मैंने बताया है कि जो आपको नया इंफॉर्मेशन मिला है, अगर वो कॉस्ट कम है तो आपको अपडेट करना है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको 3 पॉइंट्स में बता रहा हूं कि कब कब एंट्री अपडेट होती है। एंट्री तब तक सेम रहेगी जब तक ये 3 कंडीशन नहीं आती। सबसे पहली कंडीशन है कि जो राउट आपको इंफॉर्मेशन में मिल रहा है वो आपको नहीं पता। जो चीज आपको नहीं पता वो आपको टेबल में डालनी ही है, ठीक है। ये रूल है सबसे पहला। उसके बाद जो सेकेंड रूल है कि अगर आपका कॉस्ट, जो राउट, एक पर्टिकुलर रूट का जो कॉस्ट है, अगर वो कम आता है जो आपके पास पहले से था उससे, तो आपको अपडेट करना है, जाहिर सी बात है, यही पूरा प्रोटोकॉल बोलता है। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो कॉस्ट है अगर वो ज्यादा होता है आपके अभी ओल्ड कॉस्ट का, तो आपको अपडेट करना है किस केस में, जब आपका नेक्स्ट राउटर सेम होता है। मतलब मान लेते हैं कि मेरा एक डेस्टिनेशन नेटवर्क था, उसका कॉस्ट था 10, ठीक है, 10 कॉस्ट था उसका, और मैं R2 के थ्रू वहां पर जा रहा हूं। अब यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि R2 के थ्रू अगर जाना है तो जो कॉस्ट है वो 12 हो गया है। अब R2 के थ्रू ही 12 हुआ है, ये नई इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि 10 ही है, लेकिन आपको अपडेट मिल रहा है ना, उसी राउट से जाने का आपको अपडेट मिल रहा है कि वो कॉस्ट बढ़ चुका है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई और पाथ से जाता तब कम होता, तब आप अपडेट करते, लेकिन सेम पाथ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको अपडेट करना ही है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर अपडेट होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन पे अपडेट नहीं होने वाला। अब यहां पर RIP के टाइमर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इन्फिनिट टाइम तक वेट करते रहूंगा किसी की इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, या अगर कोई लिंक टूट जाता है तो उसका पता कैसे चलता है। तो उसके लिए बहुत सारे टाइमर्स हैं यहाँ पे अलग अलग काम के लिए, वो हमको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो मेनली 4 है यहाँ पे। सबसे पहला है अपडेट टाइमर। डिफॉल्ट टाइमिंग मतलब पीरियोडिकली हम लोग ट्रांसफर करते हैं मैसेजेस को, जो एक नेबरिंग राउटर मैसेज RIP का मुझे भेजेगा अपना फॉरवर्डिंग टेबल, ये उसका टाइम बता रहा है। मतलब हर 30 सेकंड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है नेबर्स के बीच में, ठीक है, एक्सचेंज होती है 30 सेकंड में। उसके बाद इनवैलिड टाइमर, मतलब अगर एक राउटर से मुझे कोई अपडेट नहीं मिलता है 180 सेकंड्स तक, तो मैं मान लूंगा कि वो लिंक ब्रेक हो चुका है, उसके तरफ जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास, तो मैं उसका जो कॉस्ट है वो 16 कर लूंगा, इनवैलिड टाइमर। उसके बाद होल्ड डाउन टाइमर, यहां पर क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ना कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपने रिक्वेस्ट किया और 180 सेकंड्स तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आया उस राउटर से, तो आप मान लेते हो कि वो डेड है, उसका भी आप जो हॉप काउंट है वो अपडेट कर लोगे। ये भी होल्ड डाउन मतलब इनवैलिड जैसा ही है, लेकिन इनवैलिड में क्या होता है कि पीरियोडिक अपडेट अगर नहीं आता है तो करते हो, लेकिन यहां पर सॉलिसिटेटेड रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप यहां पर अपडेट करते हो। अब यहां पर क्या है कि आपने एक लिंक को डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक आपने उसकी एंट्री होल्ड करके रखी हुई है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में। अगर कोई लिंक कुछ टाइम तक के लिए डेड ही रहता है, आपने उसको मतलब जो एंट्री है आपकी टेबल में उसको डेड ही रखा हुआ है, कुछ टाइम बाद आप उसकी एंट्री को हटा दोगे, और कितने टाइम बाद हटाओगे अपने एंट्री को वो बताएगा आपको फ्लश टाइम। मतलब पहले क्या था, जो इनवैलिड टाइमर था वो 180 सेकंड्स वेट कर रहा था अपडेट के लिए, अगर नहीं आता है तो उसको वो फॉरवर्डिंग टेबल में डिक्लेयर कर देता है डेड। अब वो डेड बॉडी हटानी पड़ेगी आपको वहां से, अब कितने टाइम बाद हटाओगे आप उस डेड बॉडी को, तो वो है यहां पर फ्लश टाइम। फ्लश
उस एंट्री को करोगे जो डेड राउटर के लिए है, तो वो 60 सेकेंड्स होती है। यहां पर मान लेते हैं कि जो 180 सेकेंड्स है इनवैलिड का वो जोड़ लो और यहां का 60 सेकेंड्स जोड़ लो, तो 240 सेकेंड्स यहां पर डिफॉल्ट टाइम होता है फ्लश टाइम का, जब से वो राउटर अपडेट भेजना बंद कर रहा है, जब से वो राउटर ने अपडेट भेजना बंद किया है। तो ये 4 टाइमर्स मेनली होते हैं। खैर ये तो काफ़ी इजी है, आपको बस यहाँ पर नाम याद रखने हैं, बाकी तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इंप्लीमेंट कैसे होता है, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये नेटवर्क है मेरा, ये जो है आपका, मैं यहाँ पर फिर से पेन यूज़ करता हूँ, R4 है, ठीक है, ये इसको समझ लेना, R4 है, R4। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास कितने नेटवर्क्स है, 6 नेटवर्क्स है और 4 राउटर्स है मेरे पास। अब यहाँ पे R1, R2, R3, R4 ये राउटर्स जब बूट होते हैं तो सबसे पहले उनके पास एंट्रीज अपने इमीडिएट नेटवर्क्स की होती हैं। तो जैसे R1 है, R1 को पता है वो कनेक्टेड है N1, N2 और N3 से, तो उसके पास इन तीनों की एंट्रीज होंगी बूट के टाइम पे और कॉस्ट होगा 1। ऐसे करके बाकी सारे राउटर्स पे उनके इमीडिएट नेटवर्क्स की एंट्रीज हो जाएंगी, लेकिन बाकी के नेटवर्क्स की एंट्रीज तब मिलेंगी जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी एक के बाद एक के बाद एक। तो वो इंफॉर्मेशन शेयर होती कैसे है ये आप यहाँ पर देखिए। पहले जो पुराना वाला R1 था बूट के टाइम पे, वो ये था N1, N2, N3। अब R1 को क्या मिला, R2 का RIP मैसेज, R2 का फॉरवर्डिंग टेबल उसको मिला, ठीक है। ये जो है R2 यहाँ से इसने भेजा R1 को, क्योंकि वो उसका इमीडिएट नेबर है, मतलब राउटर है बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसने भेजा R1 को अपना फॉरवर्डिंग टेबल। तो यहाँ पे जब R1 ने देखा R2 के पास वो एंट्रीज जो R1 के पास नहीं है, कौन कौन सी एंट्रीज हैं R2 के पास जो R1 के पास नहीं है, N4 और N5। अब ये डिसाइड करना है उसको कि उसको टेबल में अपडेट करना है कि नहीं। यहाँ पर अपडेट की बात ही नहीं है क्योंकि ये एंट्रीज हैं ही नहीं उसके पास। अगर एंट्री नहीं होती है तो आपको आंख बंद करके ऐड करनी है एंट्रीज, ठीक है। तो ये एज इट इज ये दोनों एंट्रीज को ऐड कर लेगा इस टेबल में। तो ये नया R1 हो गया, ये एक अपडेट के बाद R1 का नया फॉरवर्डिंग टेबल का ये स्टेट है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके जो इमीडिएट राउटर्स हैं जो R3 है आपका, R3 को भी भेजेगा R2 अपना। तो यहाँ पर देखो ओल्ड R3 और R2 का जो मतलब टेबल है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है R3 के पास। R3 के पास N3 नहीं है, उसके पास N5 नहीं है। तो यहाँ पर N3 और N5 दोनों एंट्रीज को ये जोड़ देगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखो R4, N5 और N6 है उसके पास, और जो R2 है उसने क्या दिया, N3, N4 एंड N5। तो N5 कॉमन है वहां पे, तो क्या नहीं है R4 के पास, R4 के पास N3 नहीं है और N4 नहीं है। तो ये एज इट इज एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऐड हो गई हैं और उसके बाद जो पहले से थी वो तो वैसी ही रहेंगी। तो ऐसे करके चारों नेटवर्क्स, सॉरी चारों नहीं, यहाँ पर 6 नेटवर्क्स हैं, तो सारी एंट्रीज अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं, सारी एंट्रीज सबके पास नहीं आई हैं। ऐसे और फिर से इंफॉर्मेशन शेयर होगी सेकेंड राउंड में, उनके बाद पता चलेगा कि फाइनल टेबल क्या बनता है। तो आप हो सकता है कि आप बना लो, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप शायद बना सकते हो, उसको आप ट्राई करो, ठीक है। बताना मुझे कि आपको आया या नहीं, या आपको कुछ डाउट आ रहा है कि आप बता देना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल टेबल कैसा दिखेगा। इसको एज अ होमवर्क मान के चलो, आप करो, मैं होप करता हूँ कि आप करोगे, ट्राई करोगे खुद से बस, ठीक है। अब फाइनल आप देखिए R1, फाइनल R1 क्या है, मतलब यहाँ पे क्या था, R1 के पास N6 नहीं था, N6 यहाँ पे क्या आ गया, इसके पास आ गया है N6। तो ये इसका हॉप इसने 3 ले लिया है, यहाँ पे N6 जो है यहाँ पे है। तो इसका पाथ क्या लिया है इसने, R1 से फिर R2, ओके R2 से ही जा रहा है ये N6 पे। और फाइनल R2 तो चलो ठीक है, वो नहीं आया यहाँ पे। R3, यहाँ पे R3 के पास N1 नहीं है, N1 और N2 नहीं है, तो N1 N2 इसने R2 से ही लिया था। उसके बाद R4 के पास क्या नहीं है, N1 N2, इसके पास भी नहीं है, तो इसने भी R2 से लिया। तो मेनली R2 की बदौलत काफ़ी जल्दी काम हो गया यहाँ पे, और फाइनल टेबल्स में सबके पास सारे नेटवर्क्स की डेटा होती है और वो स्टेबलाइज्ड होती है और वो कन्वर्ज हो जाती है, मतलब सारे कॉस्ट जो हैं वो एकदम मिनिमम है। और यही आपका फाइनल टेबल है, फाइनल आपका पूरा राउटिंग इंफॉर्मेशन है एक AS के अंदर का, RIP के प्रोटोकॉल का यूज करके। तो मेनली यही होता है हमारा RIP कैसे होती है राउटिंग, सिर्फ हॉप काउंट को देखना है और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, और यही ऐसा ही काम होता है। तो बहुत इजी प्रोटोकॉल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा
नहीं भी आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लें, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। और बस ये क्या करना है कि आपको यहाँ पर फॉरवर्डिंग टेबल्स बनाने हैं, खुद से रैंडम एक नेटवर्क बना लो बड़ा सा, कॉस्ट वगैरह डिफाइन कर दो क्या क्या है दोनों के बीच में, और फिर बस कैलकुलेशन कर लो फॉरवर्डिंग का, बस इजी है। और यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकियों को भी ये नॉलेज मिलती रहे आगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसी आती रहती हैं। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।